अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन, जिसको हम कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। एक मेरे पीछे अपनी पहली वीडियो बनाई थी लाइट रिएक्शन पर, जिसमें हमने दो साइकिल्स देखे थे लाइट रिएक्शन के, एक फोटो फास्फोराइलेशन और दूसरा नॉन फोटो फास्फोराइलेशन, जिसमें हमने ATP प्रोड्यूस की थी और साथ में NADPH प्लस H प्लस बनाया था, जिन दोनों को हम मजमूई तौर पर एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। और ये एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH प्लस H प्लस ये हम इस डार्क रिएक्शन में यूज करते हुए अपने लिए शुगर या ग्लूकोज बनाएंगे। इस वजह से इस रिएक्शन को, इस साइकिल को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी अक्रेंस बताऊं तो ये साइकिल हमारे पास ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा वैली लेमिली में होता है, जबकि लाइट रिएक्शन हमारे पास ग्रेना या थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता था। इस रिएक्शन का अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं या इस रिएक्शन का में आपको अहम बात बताऊं कि इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, तो बेसिकली हम इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे और हम प्रोडक्ट बनाएंगे ग्लूकोज, और ये प्रोसेस हमारे पास रिडक्शन का होगा। तो अब अगर हम देखें कि इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था मेल्विन एलियस कैल्विन, जिसने दूसरे अपने साथियों के साथ मिलकर 19, अगर मैं तो डेट लिखूं तो 1950 में उन्होंने वर्कआउट किया था और इस रिएक्शन को, इस डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। और इसके दोनों से दूसरे साथी थी जिन्होंने इसकी मदद की थी, इसके साथ मिलकर काम किया था, वो था एंड्रयू बेंसन और जेम्स बाशा। ये दो उसके साथ कोलीग्स थे जिन्होंने मिलकर 1950 में डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया, और उसके बाद 1961 में उनके इस काम के ऊपर, इस डिस्कवरी के ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कार्बन के एक आइसोटोप कार्बन 14 को लिया था, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको लेते हुए इन्होंने ट्रेस किया था इस रिएक्शन का पाथवे, और वहाँ से उन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था। तो लिहाजा इसी बिना पर हम इस साइकिल को कैल्विन साइकिल, कॉमनली हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, या ज़्यादातर हम इसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पर हमने इस रिएक्शन को, इस साइकिल को हम कैल्विन साइकिल या कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन का, क्योंकि हमारे पास जो सा पूरा इस साइकिल का निचोड़ है वो कार्बन फिक्सेशन पर है, तो कार्बन फिक्सेशन हमारे पास ज़्यादातर प्लांट्स में हमारे पास होती है सिर्फ और सिर्फ कैल्विन साइकिल की मदद से। तो हमारे पास आ गया कार्बन फिक्सेशन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में हमारे पास होती है कैल्विन साइकिल की वजह से, कैल्विन साइकिल। और जिन प्लांट्स में कैल्विन साइकिल सिर्फ और सिर्फ रन करता है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। ये क्यों कहते हैं ये भी इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। C3 प्लांट्स, और बाज़ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने इस कैल्विन साइकिल की, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं यूनिवर्स में जिन्होंने कैल्विन साइकिल की कुछ कमियों को, जो कि कैल्विन साइकिल की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको कम करने के लिए उन्होंने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई हैं। उस बिना पर हमारे पास दो तरह के और प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम, एक हमारे पास होते हैं C4 प्लांट्स और एक होते हैं हमारे पास कैम प्लांट्स, जिनकी इस वीडियो में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन ऐसे प्लांट्स जो कि एक कैल्विन साइकिल की मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अंदर, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे C3 प्लांट्स में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इन C4 और कैम प्लांट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो हमारे पास, जैसा कि इस रिएक्शन का, डार्क रिएक्शन का मेन जो सा काम है वो कार्बन फिक्सेशन का है, तो इसके लिए हमारे पास जो सा सबस्ट्रेट यूज होता है जो कि ये काम करता है, वो सबस्ट्रेट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो होता है हमारे पास RUBP। RUBP हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हमने एब्रीविएशन के तौर पर RUBP के जरिए से हम उसको डिनोट करते हैं, फॉस्फेट। और ये हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं जो कि राइबोलोज के साथ अटैच है, लिहाजा इसको हम कहते हैं राइबोलोज बेस फॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट है जिसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, और आगे हमारे पास
फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कैरी आउट होता है। और इसमें जाहिर बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ हमने फिक्स कराना है, ज्वाइन कराना है, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होगा जो कि इसकी इस अटैचमेंट के लिए, इस एडिशन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। वो होता है हमारे पास रोबिस्को। ये यूनिवर्स में सबसे अबेंडेंट एंजाइम है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है रोबिस्को। वो इधर मौजूद होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP के साथ, सबस्ट्रेट के साथ इसको ऐड करवाता है, कांटेक्ट में लाता है और इन दोनों का रिएक्शन करवाता है और आगे हमारे इस कैल्विन साइकिल को कैरी आउट करता है। और इस रोबिस्को की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये हमारे पास होता है राइबोलोज बेस फास्फेट कार्बोलेज ऑक्सीजनेज। और अगर आप गौर करें इस CO पर, तो इस CO पर इसका फंक्शन छुपा हुआ है, यानी यहाँ पर ये रोबिस्को जोन्स है दो तरह के ड्यूअल नेचर का होता है। एक तो कार्बोलेज के तौर पर भी एक्ट करता है और ऑक्सीजनेज पे तौर पर भी। अब कार्बोक्सिलेशन क्या है कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एनी सबस्ट्रेट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसी भी लीफ में, किसी भी सेल में ज्यादा होती है, तो रोबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेशन एक्ट करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट में लाकर उसका रिएक्शन करवाकर आगे इस कैल्विन साइकिल को कैरी आउट करता है, इसको चलाता है। और ऐसे ही नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलता है। लेकिन जब किसी भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर रोबिस्को जोन्स है वो अपनी नेचर को चेंज कर देता है और कार्बोक्सिलेशन के बजाय ऑक्सीजनेशन के तौर पर यूज़ कर होता है और ऑक्सीजन को RuBP के साथ ऐड कर देता है। तो इसकी हमारे ये समझ आ गई कि रोबिस्को दो तरह के नेचर का होता है, यानी वो दो तरह के फिनोमेनास को या साइकिल्स को कैरी आउट करता है। एक तो वो कार्बोक्सिलेशन करता है और दूसरा ऑक्सीजनेशन। तो कार्बोक्सिलेशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ ऐड करेगा और अपने रिएक्शन को कैरी आउट करता रहेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो तो ऑक्सीजन को RuBP के साथ मिलकर एक और नया साइकिल बनाता है, जिसमें हमारे पास कंपाउंड जो सा बनता है, सबसे पहले होता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है जब RuBP के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को। और ये जो सा कंपाउंड है हमारे पास, जो सा बनता है 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, ये आगे से आगे हमारे पास एक और नया रिएक्शन कैरी आउट करता है जिसको हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। और यही हमारे पास मेन इस कैल्विन साइकिल का ड्रॉबैक है इसका, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास ये फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि डबली हमारे पास एक नुकसानदेह प्रोसेस है। यानी इस प्रोसेस में ये असिमिलेटरी पावर जो कि हमने लाइट रिएक्शन में बनाई थी, ये तो यूज़ होती ही होती है, और साथ में ये रिएक्शन जो सा है साइकिल फोटो रिस्पायरेशन, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, जो कि डार्क रिएक्शन है, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में भी कमी वाक़ई करता है। और ये रिएक्शन होता है फोटो रिस्पायरेशन, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि फोटो रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। तो बेसिकली अगर अभी हमने देखा कि जब RuBP के साथ ऑक्सीजन ऐड हो तो एक नया साइकिल हमारे पास स्टार्ट होता है जिसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाता है तो हमारे पास ये एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं PGAL, सॉरी PGA कहते हैं हम उसको, क्योंकि PGA तो आगे जिस वक्त इसकी रिडक्शन होगी तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम PGAL कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, साथ में मिलती है, ऐड होती है, तो हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं PGA। और ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसके अब अगर मैं आपको फुल फॉर्म को बताऊँ तो ये होता है हमारे पास फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम फास्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। तो ये होल था कि किस तरह से RuBP फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को, और ये उस पर मुनहसर है कि किस कंपाउंड की हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, और ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन को ऐड करेगा। तो ये था कि किस तरह से RuBP के साथ मुख्तलिफ कंपाउंड्स ऐड होकर
फिक्स होकर हमारे लिए आगे साइकिल को कैरी आउट करते हैं। अब जो उनसे C4 प्लांट्स और कैम्प प्लांट्स हैं, इन्होंने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और इस बिना पर की कि ताकि उनके अंदर ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस ना हो सके और उनकी जो उनसे डार्क रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी है, ग्लूकोज की प्रोडक्टिविटी है, वो उसको इन्हांस कर सके, उसको ज़्यादा कर सके। तो इस बिना पर कुछ नेचर में हमारे पास प्लांट्स में मॉडिफिकेशन हुई है और उसके नतीजे में हमारे पास C4 प्लांट्स और कैम्प प्लांट्स वजूद में आए हैं। और C4 प्लांट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो C4 प्लांट्स में ये किया कि अपने अंदर उनने कैल्विन साइकिल जोन सा है उसकी जगह चेंज कर दी। उनके अंदर कैल्विन साइकिल जोन सा है वो हमारे पास होता है एक हमारे पास एक बहुत ही इंतहाई अहम हमारे पास सेल होते हैं बंडल शीट सेल्स, उनमें ये स्टार्ट होने लग गया। और ये जो से बंडल शीट सेल हैं ये वस्कुलर बंडल्स के करीब पाए जाते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है जबकि ऑक्सीजन की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम होती है। तो लिहाजा इन्होंने ये किया कि मीजोफिल्स जो कि स्ट्रोमेटा के साथ पाए जाते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की पिक होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट सेल्स में ले जाते हैं और वहां पर अपनी कैल्विन साइकिल को रन करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम होती है। तो लिहाजा इन्होंने ये मॉडिफिकेशन की कि अपनी कैल्विन साइकिल की जगह को तब्दील कर दिया। अगर हम कैम प्लांट की बात करें तो कैम प्लांट की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये हमारे पास होते हैं क्रैसोलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म। एक हमारे पास क्रैसोलेशिया स्पीशी है जिन्होंने ये किया कि अपना एक कार्बन साइकिल का टाइम चेंज कर दिया, यानी उन्होंने अपने स्टोमेटा को रात को ओपन करने शुरू कर दिए। और रात को ये हुआ कि रात को जिस वक्त उनके स्टोमेटा ओपन हुए तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जमा कर लिया। और जिस वक्त सुबह होती है, सुबह का टाइम आता है, जिस वक्त लाइट होती है, तो उन्होंने अपने स्टोमेटा को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो कि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करते हैं कंसंट्रेशन को, उसको वो वहीं पर मैलिक एसिड या किसी और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सुबह के वक्त क्योंकि इनके स्ट्रोमेटा क्लोज होते हैं तो वो सुबह के वक्त उन मैलिक एसिड को या किसी भी एसिड को दोबारा से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप करके कन्वर्ट करके वहीं से आगे इस अपने डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिक दो इन प्लांट्स का है कि इन्होंने अपने अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन कैल्विन साइकिल में की। लेकिन बेसिकली इनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होता है। तो इस बिना पर हमने कुछ प्लांट्स को डिवाइड कर दिया C4 और कैम्प प्लांट्स में। अब हम डिटेल से इस टॉपिक को देखते हैं डार्क रिएक्शन को कि किस तरह से ये साइकिल होता है, किस तरह से हमारे पास प्रोडक्टिविटी होती है, किस तरह से हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस डार्क रिएक्शन के 3 मेन स्टेप होंगे जिसको हम देखते हुए उनके बिना पर हम चलेंगे आगे, इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास कार्बन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप हमारे पास होगा रिडक्शन और तीसरा होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब हम देखते हैं कि ये तीनों स्टेप डार्क रिएक्शन में किस तरह से होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो सा सबस्ट्रेट यूज होगा वो होगा हमारे पास RUBP, जो कि हमारे पास होता है राइबोलोज बेस फॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं जो कि अटैच होते हैं राइबोलोज शुगर के साथ। तो ये अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास और ये यूज होगा इस रिएक्शन में। और हमारे पास क्योंकि हम डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करना चाहते हैं तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो फिक्स हो, वो ऐड हो इस RUBP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगी स्ट्रोमेटा से और ये ऐड होगी हमारे पास RUBP के साथ। और RUBP के साथ जो इसको ऐड करेगा एंजाइम वो हमारे पास होगा रोबिस्को जो कि सबसे एबेंडेंट एंजाइम है इस नेचर में, इस यूनिवर्स में सॉरी, कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम हमारे पास रोबिस्को होता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा आपके रिकॉल के लिए बताऊँ तो वो होता है हमारे पास राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोलेज और ऑक्सीजिनेज। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ कन्वर्ट हो साथ ऐड होगी तो आपको पता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 1 कार्बन कंपाउंड है और जबकि 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास RUBP है। तो कुछ ऐसा हमारे पास रिजल्टेंट आना चाहिए, कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे पास बनना चाहिए जिसके पास 5 + 1 6 कार्बन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो सा कंपाउंड बनता है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जाहिर बात अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे उस
कंपाउंड के। और जो सा हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बनता है वो होता है हमारे पास पीजीए। पीजीए हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट, जो कि हमारे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनेंगे और वो हमारे पास होता है 3 कार्बन कंपाउंड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड RUPP के साथ मिलती है तो हमारे पास फर्स्ट जो सा स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है 3 कार्बन, जिसको हम कहते हैं पीजीए या फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस बिना पर हम डार्क रिएक्शन को या कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो इस बिना पर हम ये कहते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन हो रही है, तो आप इस रिएक्शन को, इस पार्टिकुलर रिएक्शन को कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन हो रही है। अगर हम आगे जाएं तो ये जो सा 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बना है, ये यहाँ से एक और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, और वो हमारे पास इंटरमीडिएट जो सा बनता है वो हमारे पास होता है 1,3 बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये हमारे पास नया इंटरमीडिएट बनता है जो कि पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड्स, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर कन्वर्ट होता है हमारे पास एक और नए कंपाउंड में, जो कि हमारे पास है 1,3 बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं। और ये अगेन हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। और इसमें यहाँ पर हमारे पास जो कि एसिमिलेटरी पावर हमने बनाई थी लाइट फ्रैक्शन में, वो यहाँ पर यूज अप होती है, और यहाँ पर हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल यूज होता है, और हमारे पास ATP हमारे पास रिलीज हो जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक फास्फेट जो से हैं वो यहाँ पर इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब क्योंकि हम पीछे से PGA के 2 मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर 2 ही ATPs के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और 2 ही ADP के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होंगे, और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ मिलेंगे, और ये हमारे पास बना देगा कंपाउंड 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप हैं जो कि पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं कि एक फास्फेट ग्रुप हमारे पास 1 कार्बन के साथ अटैच है, जबकि दूसरा जो सा फास्फेट ग्रुप है वो हमारे पास 3 कार्बन के साथ अटैच है, और इस तरह हमारे पास कंपाउंड बना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ से आगे हमारे पास रिडक्शन, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिडक्शन का। और क्या होगा हमारे पास आगे यहाँ से कि हमारे पास कंपाउंड बनेगा, रिडक्शन होगी यहाँ पर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो आपको मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बताऊँ कि हमारे पास जब भी एसिड रिड्यूस होता है तो वो हमारे पास कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और यहाँ पर रिडक्शन जब भी एसिड की होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी ग्लिसरिक एसिड, बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर एसिड है, तो जब ये यहाँ पर रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी इसकी, तो हमारे पास एक जो सा कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड ग्रुप उसमें होगा। तो हमारे पास जो सा यहाँ पर कंपाउंड बनता है वो हमारे पास होता है 3 ग्लिसरल्डिहाइड। ये हमारे पास कंपाउंड बनता है, और इसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये हमारे पास जो सा कंपाउंड है ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब आपने देखा कि जब ये बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड है, जब इसकी रिडक्शन हुई तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बना जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और ये हमारे पास बनता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और इसमें जो का 3 है, इसको आप में परेशानी की कोई बात नहीं है, ये जो सा 3 है ये इसकी पोजीशन को बता रहा है कि जो सा फास्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है जो कि है वो 3 कार्बन पर है, जो कि 3 कार्बन के साथ अटैच है। और यहाँ पर हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक जो से फास्फेट हैं वो हमारे पास रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एसिमिलेटरी पावर अगेन यूज होती है, जो कि हमारे पास लाइट फ्रैक्शन में बनती है। हमारे पास NADPH2 जो से हैं वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं NADP प्लस में, जबकि जो उनसे प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन्स होते हैं वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे पास कंपाउंड बन जाता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब अगर मैं आगे जाऊं तो आपको बताऊं तो ये जो सा हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बना है, इसको हम कहते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है हमारे पास ट्राइओस फास्फेट।
क्योंकि ये हमारे पास एक अल्डिहाइड है तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टर्म ट्रायोस फास्फेट, तो ये हमारे पास बन जाता है। अगर यहाँ से हम आगे जाएं थोड़ा सा तो हमारे पास ये होता है कि अब तीसरा स्टेप हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUPP यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो सा हमारे पास कंपाउंड बना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने यानी 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन गया। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जो से हैं, कुछ कार्बन यहाँ पर आगे से ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे और बस बाकी जो से भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे RUBP के में। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये होगा कि अगर मैं दूसरा मार्कर यूज करूं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर एक रिवर्स रिएक्शन होगा हमारे पास, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। यानी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को आप ध्यान में रखें, वहाँ पर जो जैसा कि ग्लाइकोलिसिस में होता है वहाँ पर बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स रिएक्शन होगा यहाँ पर, और हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक कार्बन जो सा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं और 3 कार्बन एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है, तो लिहाजा 2 × 3 6 कार्बन हमारे पास बनते हैं इस कंपाउंड में, जिनमें से एक कार्बन सिर्फ हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो लिहाजा हम इधर यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1/6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि अगर आपको मैं ग्लूकोज का फार्मूला बताऊं तो वो हमारे पास होता है C6H12O6। तो लिहाजा सिर्फ हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 कार्बन की जरूरत है और हमने सिर्फ एक कार्बन दिया है यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, तो हम इसलिए कहेंगे कि 1/6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। और यहाँ पर जो सा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, यानी ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। और बाकी जो सी 5 हमारे पास कार्बन बच जाते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं RUBP में। अब आप सोच रहे होंगे कि RUBP में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक ही फास्फेट ग्रुप मौजूद है जो कि 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर ये बात होती है कि यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर एक और ATP यहाँ पर जो कि हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था एसिमिलेटरी पावर, वो यहाँ पर ऐड होती है। तो ATP यहाँ पर ऐड होता है, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि हमारे पास ADP जो है वो रिलीज हो जाता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो इस रिएक्शन में इन होता है और हमारे पास RUBP की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। अब आप सोचते होंगे कि हमारे पास तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हमारे पास 1/6 ग्लूकोज कैसे बना। तो इस रिएक्शन को समझाने की बात यह है कि इसको मैंने 1 कार्बन क्यों लिया, कि हमने 1 कार्बन ही क्यों किया, कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एक टर्म बता रहा हूँ इस कैल्विन साइकिल की, यानी इस एक टर्म पूरी टर्म से हमारे कैल्विन साइकिल के पूरे एक रिएक्शन से हमारे पास 1 कार्बन हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि मैं एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को लेकर चल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास फुल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बने जिसके में 6 कार्बन हो, तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस पूरे साइकिल को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर 6 ही RUBP के कंपाउंड लेने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल के लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जिनका हमें रिएक्शन करवा के यहाँ पर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस पूरे रिएक्शन को अगर इस कैल्विन साइकिल को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास हो सकता है कि वो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड हो। लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए मैंने एक ही कार्बन को लेकर चला हूँ ताकि आपको इस रिएक्शन पूरे की समझ आ जाए। तो इसमें ये जो सा RUBP हमारे पास यूज़ होता है, ये इसके हमारे पास 3 कंपाउंड्स यूज़ होते हैं RUBP के, और हमारे पास ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम एक ही टर्म से हमारे पास ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे साइकिल को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर इसकी थोड़ी सी समरी कर लें इस पूरे रिएक्शन की हमारे पास क्या हुआ है, तो अगर आप देखें कि हमारे पास 2 ATP यहाँ पर यूज़ हुए हैं और एक यहाँ पर भी हमारे पास जो से NADP, अच्छा वो भी जारी बात है 2 ही यूज़ होंगे और 2 ही NADP प्लस भी हमारे पास रिलीज होंगे। तो हमारे पास 2 ATP यहाँ पर यूज़ हुए, एक ATP हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुआ, तो हमारे पास टोटल 3 ATP यहाँ पर एक टर्म में यूज़ हुए, जबकि 2 ATP के मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर NADPH2 के यूज़ हुए। और अगर जब आप इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 हमारे पास हो जाएगा 12 ATP, और 12 और हमारे पास 6 ये आ जाएंगे, और हमारे पास टोटल 18 ATP, हम कह सकते हैं कि 18 ATPs
आर इन्वॉल्व इन वन कैल्विन साइकिल, यानी एक कैल्विन साइकिल के पूरे टर्म में उसकी ग्लूकोज की फुल प्रोडक्शन में हमारे पास 18 एटीपीज रिक्वायर होते हैं, जबकि हमारे पास 12, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने यूज़ किए हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम मालिक्यूल को लेकर चलें, तो अगर हम 6 इसको साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 NADPH2 के मालिक्यूल्स यूज होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक पूरे ग्लूकोज के मालिक्यूल को कार्बन साइकिल में प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 18 ATP कंज्यूम होते हैं, जबकि हमारे पास 12 NADPH2 यूज होते हैं। तो ये होल साइकिल था कि हमारे पास किस तरह से 3 साइकिल, हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है रिडक्शन यहाँ पर, जबकि दूसरा होता है हमारे पास हमारे पास कार्बन फिक्सेशन होती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन होता है, जो कि हमारे पास 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई। और तीसरे स्टेप में हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUBP हुई, तो रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में देखा कि किस तरह से हमारे पास ये कैल्विन साइकिल परफॉर्म होता है, और आपने देखा, मैंने कोशिश की कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी इस्लाह के लिए कोई भी बात करनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुश